प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बड़े अच्छे होंगे। और आप सभी बच्चों का डिमांड था कि सर फॉर्मूले के ऊपर एक क्लास जो है छोटा सा रिकॉर्ड के फॉर्म में दे दीजिएगा। तो भाई आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा क्लास जिसमें 8 से 10 मिनट के आसपास हम ये क्लास रखेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो हम यहाँ पे रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको ये जो क्लास है एकदम एग्ज़ाम से पहले देख करके जाना है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल, अगर फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आए और वो आपसे नहीं बना तो फिर आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे। हालांकि एक क्लास हम और लेकर के आएंगे, मतलब एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लाएंगे, जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करना है। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं और उनको अगर आप गलत कर जाते हैं तो फिर आप बहुत सारे बच्चों से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हम वहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। फिलहाल अभी हम कुछ मिनटों के अंदर वो सारी फार्मूले सीखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम फिजिक्स के सारे फार्मूले याद करने वाले हैं या समझने वाले हैं कि कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसका नाम है साउंड। तो साउंड जो चैप्टर है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो है बनते हैं। पिछले बार भी बना था और इस बार भी बनेंगे, एकदम 100% श्योर रहिए। तो वेव के अंदर अगर साउंड को हम देखेंगे तो साउंड एक तरीके का क्या होता है, वेव होता है। आप सब बच्चे जानते हैं साउंड एक तरीके का वेव होता है। अगर इसको हम डायग्राम में बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा वेव निकल करके आता है। इसमें हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद करने होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हमें समझने होंगे, ठीक है, इसके लिए हमें इस ग्राफ को एक बार समझना है। तो वेव के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें याद करना होगा एम्पलीट्यूड। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट गेन बाय वेव। ये जो वेव है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी मैक्सिमम हाइट है उसी को आप क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहोगे। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट। क्या लिखोगे, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी उसी को क्या कहोगे, एम्पलीट्यूड कहोगे। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। याद रखना बच्चा, मीटर में होना ज़रूरी है। अगर मीटर में नहीं होगा तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर ही देता है। अगर मिलीमीटर में दिया हो, ठीक है, जब मिलीमीटर में दिया हो 1 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/, में क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा किस में, मीटर में। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। दूसरा जो हमें याद करना होगा उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड का मतलब है 1 सेकेंड के अंदर ये कितनी बार, नहीं, टाइम टेकन मतलब होता है एक वेव कंप्लीट करने में कितना समय लगा। जैसे एक वेव का मतलब क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। यहाँ से कोई वेव चला था और ये चल करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो इसको कहेंगे वन वेव। क्या कहेंगे, वन वेव। और इस वन वेव को कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा उसी समय को क्या कहोगे, टाइम पीरियड कहोगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो भी समय लगेगा उसको आप क्या कहोगे बच्चा, उसको कहोगे टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो एसआई यूनिट हो जाएगी सेकेंड। याद रखना, अगर सेकेंड में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना। जैसे अगर मान लेते हैं कि आवर में दिया है तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कि मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखना, तीसरे नंबर पे हमको किसको याद करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, टाइम, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेव था, इस वेव में ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेव जो है जनरेट हो रहा है। तो इस वेव में हम कहेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने कहा था ये वन ऑसिलेशन हुआ, तो ऐसे 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है। तो क्या कहोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन
1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ज़रा इसकी एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है और एक ऑसिलेशन में जो लगा समय है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो यानी कि 1/t हो जाएगा। तो 1/t का मतलब क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिखते हैं, सेकेंड टू द पावर -1 लिखते हैं। और इसी को हम क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। ये तीनों ही एक बात है। क्लियर है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज 1/टाइम पीरियड। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ याद रखना है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम। कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है और उसको कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसमें जो है एसआई सिस्टम याद रखना बच्चा, टाइम जो है हमेशा सेकंड में होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो नंबर है उसको नंबर में ही रखोगे। टाइम कभी भी अगर मिनट में दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट करो, आवर में दिया है तो उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो। ये ज़रूरी है, अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट हमें पढ़ना है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है कहोगे, क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कहोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर होगा उसी को क्या कहोगे, उसी को कहोगे डिस्टेंस। अपॉन में क्या कहोगे, टाइम। अपॉन में क्या कहोगे, टाइम। अगर ऑसिलेशन 1 मान लिया जाए कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 ऑसिलेशन हुआ है, तो एक ऑसिलेशन के लिए जो डिस्टेंस आता है ना उसको हम बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं उसको, बोलते हैं लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ हुआ उसको हमने क्या कह दिया, वेवलेंथ कह दिया। और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है उसको आपने क्या कहा था, टाइम पीरियड कहा था, कैपिटल टी कहा था। इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। तो लेमडा अपॉन टी इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फॉर्मूला अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ज़रा देखना यहाँ पे मैंने लिखा है लेमडा। ये लेमडा क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं, LEMBDA, लैम्डा। ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है वेव लेंथ यानी कि डिस्टेंस होता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मीटर। अगर मीटर में नहीं है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में है तो भी उसको मीटर में कन्वर्ट करो। यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप जानते ही हो क्या होता है, हर्ट्ज। अगर हर्ट्ज नहीं है, किलो हर्ट्ज है तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करो। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी है तो उसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो वेव से यानी कि साउंड से आपके इतने सवाल बनेंगे, इन्हीं सब न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इन्हीं सब फॉर्मूले के ऊपर बनेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताना ये वेव लेंथ क्या होता है, तो क्या कहोगे, वेवलेंथ का मतलब है कि एक वेव को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। ज़रा देखना, यहाँ से शुरू हुआ था, ये वापस यहीं पे आ गया, इसी को तो आपने क्या कहा था, वन वेव कहा था। और यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज लेमडा। अच्छा, एक और तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट देख रहे हो ना, मैक्सिमम हाइट जिसका आपने एम्पलीट्यूड निकाला था, तो ये मैक्सिमम हाइट क्या कहलाता है, क्रस्ट। और जो मिनिमम हाइट होते हैं ना, ये जो मिनिमम हाइट है, ये जो मिनिमम हाइट है, इस मिनिमम हाइट को क्या कहोगे, ट्रफ। क्या कहोगे, ट्रफ। तो दो लगातार क्रस्ट और ट्रफ के बीच का दूरी भी क्या कहलाता है, उनके बीच का दूरी भी क्या कहलाता है, कहोगे लेमडा कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। जैसे देखो ये एक क्रस्ट है, ये अगला क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये भी हमारा लेमडा हो जाएगा। ये क्रस्ट, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ऐसे आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। भाई ये भी हमारा दो लगातार हैं तो यहाँ पे भी लेमडा हो जाएगा। यानी कि ये हमेशा लेंथ बराबर ही आते हैं, चाहे कैसे भी आप कर लो, ये लेंथ हमेशा बराबर आते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा वेवलेंथ क्या होता है, ऑप्शन में लिखा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ। तो आंसर वही हमारा चूज कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो साउंड से आपको इतने फॉर्मूले याद करने हैं। अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर का नाम क्या है भी, प्रेशर। प्रेशर से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन
बनते हैं, पिछले बार भी बने थे और आगे भी बनने की संभावना पूरी पूरी रखता है। तो बताना ज़रा प्रेशर क्या होता है। कहोगे अगर हम किसी एरिया पे फोर्स लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एरिया है, ये हमारा कोई एरिया है, क्यूब है, कुछ भी मान लेते हैं, स्क्वायर मान लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं, स्क्वायर तो नहीं होगा, 3D बना दिया तो क्यूब हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्यूब है, आपने इस क्यूब के ऊपर इस एरिया पे फोर्स लगाया, इस एरिया पे फोर्स लगाया, सपोज एफ अमाउंट का, एफ अमाउंट का फोर्स लगाया और इसका एरिया सपोज ए है, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना जनरेट होगा। कहोगे प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपन में एरिया, कितना फोर्स लगा और कितना एरिया पे लगा, तो फोर्स अपन में क्या हो जाएगा, फोर्स अपन में एरिया हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ अपन में ए। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा याद क्या कर रखना है। जैसे इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो कहोगे पास्कल, पास्कल। लेकिन पास्कल तो साइंटिस्ट का नाम है, ओरिजिनल क्या होता है, कहोगे न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये ओरिजिनल होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ना पास्कल ना लिख करके न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर भी लिख देगा, वो भी सही होगा, याद रखना। यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा बताना, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगर न्यूटन में नहीं है तो इसको कन्वर्ट करो न्यूटन के अंदर, जैसे किलो न्यूटन दिया हुआ है तो उसको 1 न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया जो है अगर दिया हुआ है किस में, सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब शॉर्ट में इसको लिखते हैं एम स्क्वायर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखना यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यानी कि 1/100 इंटू क्या करोगे, 1/100, तब जा करके ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, अब देखना अगर मान लेते हैं एम एम स्क्वायर में दिया हुआ है तब क्या करोगे, 1 mm स्क्वायर दिया हुआ तब क्या करोगे, 1/1000 इंटू क्या करोगे, 1000, यानी कि स्क्वायर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 1/स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ये जो कन्वर्जन मैं सिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको बस यहाँ पे याद रखना है। एक और फॉर्मूला याद करना है जिसको बोलते हैं प्रेशर। अगर लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर प्रेशर निकालना होगा, जैसे मान लेते हैं कि, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप जो है बिल्कुल डेफिनेटली सही कर लेना, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको सही करने आना चाहिए। देखना ज़रा, ये अगर पानी है और इस पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने एच गहराई तक, ठीक है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट को डाल दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने प्रेशर लगेंगे, इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला ज़रा नोट कर लेना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। देखना ज़रा यहाँ पे रो क्या है, रो का मतलब है डेंसिटी। अब यहाँ पे जो भी डेंसिटी होगा, पानी का डेंसिटी जो भी होगा उसको लिख लोगे, ठीक है ना। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी अपॉन में, नहीं, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, तो केजी अपॉन में मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, 9.8, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एज का मतलब क्या होता है, हाइट कह लो या डेप्थ कह लो, हाइट कह लो या फिर डेप्थ कह लो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो अगर आपको कहीं पे निकालना हुआ तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारा जो प्रेशर होता है पानी के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, तो एच पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है। ये देखो 9.8 फिक्स है और डेंसिटी ऑफ पानी का भी फिक्स होता है, कितना होता है, 1000 होता है, 1000 ये फिक्स होता है बच्चा। तो ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, चेंज क्या होगा, सिर्फ हाइट होगा। अगर हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है क्या सभी को। लास्ट में आपको लास्ट चैप्टर जो याद करना है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फोर्स। तो फोर्स से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं, और अगर फोर्स से कभी क्वेश्चन बने तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फोर्स अगर देखें तो इसको डिफाइन किसने किया, तो कहोगे सेकेंड लॉ ने, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का वैल्यू मिला था। और इन्होंने क्या कहा था, कि इन्होंने कहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी है, और इस बॉडी पे अगर हम कहते हैं कि हमें एफ अमाउंट का फोर्स लगाना है,
ठीक है। और इसके फोर्स लगाने से इसकी जो एक्सेलरेशन जनरेट होना है, वेलोसिटी जनरेट होना है, वो ए है। तो इसके ऊपर इसका मास अगर मान लेते हैं एम है, तो इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कहोगे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब यहाँ पे एम का मतलब क्या समझ गए, एम का मतलब है मास, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अगर केजी में नहीं है तो चेंज करो। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, ये हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारा मास दे रखा है ग्राम में, अगर 1 ग्राम को हमें चेंज करना है मास के अंदर, तो क्या कहोगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। इसी तरह अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, तो कभी अगर किलो आवर स्क्वायर को चेंज करना होगा तो सेकेंड स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3600 इंटू 3600 करना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको याद रखना, हालांकि उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और साथ में याद रखना है ये प्रेशर, प्रेशर जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे एरिया, देखो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार बनते हैं। पूछेगा एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया कम करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा। मतलब एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ नहीं करना है, इन क्लासेस को लगातार देख लेना है, और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने से पहले पहले भी इन क्लासेस को देखना है। इस क्लास को देख करके ही जाना है सभी बच्चों को, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, मैंने जैसा वादा किया था मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी है। ऐसा ही वीडियो हम आपको लिए बनाएंगे कि क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। फिलहाल थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नए क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।